नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, ये खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा और जो सही है उसे छेड़ा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि जब तक अवैध अतिक्रमण समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन हो या दूसरे अन्य विभागों की, अगर उस पर अतिक्रमण हुआ है तो उसे हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जिलों में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हो चुका है, जो लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से डेमोग्राफी और जियोग्राफी बदली है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जारी है। जो लोग पुराने बसे हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो इस विषय को देखने और अध्ययन करने का काम करेगी ताकि सही के साथ गलत ना हो सके। पिछले जो सालों में लगातार ये वन भूमि है, सरकारी ज़मीनें हैं, जिन पर भी जो कब्जे हुए हैं, उन कब्जों को जो विधिक रूप से जो कब्जों की श्रेणी में आता है, जिसके कारण से यहाँ का डेमोग्राफिक चेंज भी हुआ है और भी तमाम तरह की दिक्कतें, अपराध, कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार उसको बिगड़ने की स्थिति आती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से, और जो पुराने लोग जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। चलाने को लेकर यहां पर बात कर रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने कहा कि वन विभाग की जमीन हो या फिर अन्य दूसरे विभागों की जमीन हो, अगर उस पर अतिक्रमण हुआ है तो उसे हटाने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा जिले में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी हो चुका है, जो लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्य कर रही है। उत्तराखंड में एक विशेष समुदाय की बढ़ती जनसंख्या अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गई है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से डेमोग्राफी और जियोग्राफी बदली है, उसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसने अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम जारी कर दिया है। जो लोग पुराने बसे हुए हैं, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो इस विषय को देखने और अध्ययन करने का कार्य करेगी ताकि किसी के साथ गलत ना हो सके। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात पौड़ी निवासी जवान प्रमोद रावत के निधन के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। प्रमोद रावत मूल रूप से कलजी खाल ब्लॉक के अगरोड़ा गांव के रहने वाले थे। उन्होंने बताया कि प्रमोद 4 बहनों में इकलौते भाई थे। ग्रामीण हेमंत बिष्ट ने बताया कि प्रमोद के घर में उसके माता और पिता ही रहते हैं। पिता मातबर सिंह सेना से रिटायर्ड हैं, साथ ही उनकी अगरोड़ा बाजार में कपड़े की दुकान है। ग्रामीण हेमंत बिष्ट ने बताया कि वह कुछ महीने पहले ही गांव आए थे, जिसके बाद वो बच्चों को पढ़ाने के लिए देहरादून ले गए थे। घटना की सूचना मिलने पर प्रमोद के पिता, ग्राम प्रधान सहित कुछ अन्य ग्रामीण देहरादून के लिए रवाना हो गए। वहीं ग्रामीण हेमंत बिष्ट ने संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर सवाल भी खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्यों जल्दबाजी में इस पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की है कि वो प्रमोद रावत की मृत्यु की जांच रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराएं, जिससे इस घटना का खुलासा हो सकेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरीश रावत पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। वहीं जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कौन वो 5 प्रत्याशी होंगे जो चुनाव लड़ेंगे,
तो ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। बावजूद इसके हरिद्वार लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है और इसकी वजह है कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता हरिद्वार सीट से ही तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हरीश रावत और हरक सिंह रावत शामिल हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं और अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। रेखा आर्या ने कहा कि एक वक्त था जब किसी पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को लोग बहुत गंभीरता से लेते थे, लेकिन आज हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच हरिद्वार सीट को लेकर खटास और मिठास चल रही है। उसे लगता है कि इन दोनों ही नेताओं की जनता के बीच में जो थोड़ी बहुत साख रह गई है वो भी ये खोते जा रहे हैं। रेखा आर्या ने कहा कि हरीश रावत जनता के बीच कुछ और, सोशल मीडिया में कुछ और, वहीं मंदिर में कुछ और कहते हैं। उधर देहरादून में आयुर्वेद विश्वविद्यालय में घोटाले का मामला सामने आया है। यहां अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विभिन्न कार्यों के लिए बनाए गए कॉर्पस फंड को भी नहीं छोड़ा गया। शासन की बिना अनुमति के पैसे निकालकर परिसर में भवन बना दिया गया। इतना ही नहीं, विजिलेंस जांच में सामने आया था कि छात्रों को प्रवेश देने में भी करोड़ों की हेराफेरी की गई है। इस सब घोटाले से आई रकम को आपस में बंदरबाट कर लिया गया। दरअसल विश्वविद्यालय और कॉलेज में जो फंड बनाया जाता है, इस फंड में छात्रों से ली गई फीस और एग्जाम फीस को जमा किया जाता है। इसके बाद इसकी एफडी कर दी जाती है। वहीं अब इसकी जांच की रिपोर्ट वित्त विभाग तक पहुंच चुकी है और वित्त विभाग में फाइल अटकी हुई है। जब वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से पूछा गया कि वित्त विभाग में इसकी फाइल पहुंची है, उस पर क्या किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास कई सारी फाइलें आती हैं और वो जांच करेंगे कि यह कौन सी फाइल है। उधर देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी, साथ ही लोगों पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। युवक ने मंत्री गणेश जोशी के पैर पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन इस शख्स की हरकतों के कारण स्थानीय निवासियों ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर में अभियोग भी पंजीकृत किया जा चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों ने इस युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दरअसल इस व्यक्ति ने पहले आसपास के जो दुकानें हैं उनमें तोड़फोड़ करनी शुरू की और उसके बाद पत्थरों से लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई शुरू कर दी। युवक ने इसके बाद मंत्री गणेश जोशी के पैर पकड़े और अपनी जान किसी तरीके से बचाई, लेकिन इस शख्स की हरकतों की वजह से स्थानीय लोग काफी नाराज थे। पुलिस को बुलाया गया और इसको पुलिस के हवाले कर दिया गया। बीते रोज कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड उप खनिज नियमावली 2023 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। नियमावली में ये संशोधन किया गया है कि अब अवैध खनन कारोबारियों को 5 गुना नहीं बल्कि 2 गुना जुर्माना अदा करना होगा। सरकार ने तर्क दिया है कि 5 गुना जुर्माना आसानी से अदा नहीं हो रहा था और ऐसे प्रकरण कोर्ट में जाकर लंबे खिंच रहे हैं। कैबिनेट ने मैदानी जिलों में नदी तल के खनन पट्टों के आवेदनों नवीनीकरण शुल्क 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। नए संशोधन से जहां खनन कारोबारियों को राहत दी गई है, वहीं सरकार को खनन से होने वाली आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है। महानिदेशक डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि सीमांकन करने के लिए अभी एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति के जिम्मे है, लेकिन एसडीएम की गैर हाजिरी में तहसीलदार उप तहसीलदार को भी यह अधिकार होगा। इसके लिए उन्हें खनन निदेशालय से 1 हफ्ते का प्रशिक्षण लेना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तराखंड बीजेपी की ओर से रणनीति बन रही है।
कांग्रेस और अन्य दलों के प्रत्याशियों को आगामी लोकसभा चुनाव में मात देने के लिए एक नया प्लान बनाया गया है। वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान की तैयारी की जा रही है। इस अभियान के तहत हर लोकसभा क्षेत्र में 1.25 लाख लोगों के घर पहुंचकर संपर्क किया जाएगा। वहीं पार्टी की ओर से जारी नंबर पर मिस कॉल कराई जाएगी और जिन 1000 विशिष्ट व्यक्तियों से संवाद कर समर्थन लिया जाएगा, उन्हें बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से धन्यवाद पत्र भेजे जाएंगे। वहीं महाजनसंपर्क अभियान को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पहले भी मिस कॉल का अभियान चला चुकी है और लोगों से संपर्क साधने का कार्य कर चुकी है। अभी एक बार फिर ये अभियान 1 महीने से ज्यादा चलेगा। प्रबुद्ध सम्मेलन किए जाएंगे और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको धरातल पर उतारा जाएगा। सौंदर्यीकरण का आज मुख्य सचिव एस संधू ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को माल रोड का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। इस मौके पर जिलाधिकारी सोनिका सिंह, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी सहित विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि माल रोड के सौंदर्यीकरण और पुनर्निर्माण में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन अधिकारियों को तय समय पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी में शहर के प्रसिद्ध कंडोलिया मंदिर में आज से 3 दिवसीय वार्षिक पूजन का आयोजन शुरू हुआ। शुभारंभ अवसर पर शहर के विभिन्न गांवों से निशान, पारंपरिक वाद्य यंत्रों एवं गाजे बाजे के साथ कंडोलिया मंदिर पहुंचे। शहर के गांवों से निशान के साथ पहुंच रहे लोग इस दौरान आस्था में सराबोर दिख रहे हैं। पूजा अर्चना का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। शनिवार को रात्रि जागरण के अलावा रविवार को मंदिर में हवन यज्ञ, पूजा अर्चना के अलावा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन को लेकर मंदिर परिसर में खासी तैयारियां देखने को मिल रही हैं। रविवार को आयोजित होने वाले विशाल भंडारे के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसके लिए पेयजल आदि की व्यवस्था भी की गई है। वहीं मंदिर को फूलों से सजाया गया है। पौड़ी जिले से इस बार भी कई पुलिस जवानों की ड्यूटी 4 धाम यात्रा में लगाई गई है। वहीं अगले महीने से कावड़ यात्रा भी शुरू होनी है। ऐसे में पुलिस बल की कमी को पीआरडी और होमगार्ड से पूरा किया जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि 4 धाम ड्यूटी के लिए जिले से इस बार भी कई पुलिस जवानों की ड्यूटी के लिए अन्य जिलों में उनको भेजा गया है। ऐसे में पुलिस बल की कमी से कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था न चरमराए, इसके लिए डीएम के माध्यम से उन्होंने पीआरडी और होमगार्ड जवानों को जगह जगह तैनात किया है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बनी रहे। एसएसपी ने बताया कि लक्ष्मण झूला और श्रीनगर में पर्याप्त संख्या में होमगार्ड और पीआरडी जवान तैनात हैं, जो 4 धाम यात्रा मार्गों पर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ बाल विकास विभाग की बैठक ली। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के अभी तक के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ ही आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई। बैठक में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण करने, भवन किराया, मोबाइल रिचार्ज सहित विभिन्न विषयों के बारे में चर्चा की गई। वहीं बैठक में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो मोबाइल फोन खराब हो चुकी हैं, उनके लिए विभाग द्वारा मोबाइल फोन की मांग भारत सरकार से की गई है, जो जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। रेखा आर्या ने कहा कि इनके उच्चीकरण होने से आंगनबाड़ी बहनों को कार्य करने में कोई परेशानी नहीं होगी। मंत्री ने स्वयं सहायता समूह द्वारा टेक होम राशन में बरती जा रही लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए ऐसे समूह को चिन्हित कर उनके विरुद्ध जांच के आदेश भी अधिकारियों को दिए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूर्व में विभाग द्वारा लड़की के जन्म पर महालक्ष्मी किट दी जाती थी, जो कि अब लड़के के जन्म पर भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव बना दिया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी से लेकर डायरेक्टर और सचिव को लेकर एक बैठक की गई है, जिसमें
हमारे विभाग से संचालित सभी योजनाओं में आखिरकार क्या स्थिति है, क्या प्रगति चल रही है और आने वाले समय के हिसाब से हमें और अन्य क्या क्या कार्य जो है वो किए जाने चाहिए, इस संदर्भ में जो है समीक्षा की गई है। साथ ही हाल ही में हम लोगों ने जो स्पर्श सैनिटरी नैपकिन योजना जो पूर्व में लॉन्च की गई थी और वर्तमान में जो है सैनिटरी वेंडिंग मशीन हम लोगों ने जो लॉन्च की है, जिसका शुभारंभ जो है 28 मई को हम लोगों ने किया है, तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या रही है, जिसमें यह निर्देश दिए हैं कि हमारे हर ऐसे बालिका विद्यालय हो, हर ऐसे बालिका कॉलेज हो और चाहे हमारे डिग्री कॉलेजेस हो या हमारे और अन्य संस्थाएं हों जहां पर महिलाओं का ठीक ठाक आगमन हो तो या उनका कार्यक्षेत्र हो, तो वहाँ पर वेंडिंग मशीनें लगाई जाए और वेंडिंग मशीन में जिस प्रकार से उसकी रिफिलिंग की व्यवस्था है उसको भी हम लोग सुनिश्चित करने का काम करें। उधर उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि आज से उत्तराखंड में 23 नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में 23 नदियों के किनारे वन विभाग की जमीन और ग्राम सभाओं की जमीन पर पिछले 15 साल से अवैध कब्जे हुए हैं, जिसको लेकर अब सरकार पूरी तरह सख्त रुख अपनाने जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी शुरुआत पचवा दून से हो चुकी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दूसरे चरण में प्रदेश में नदियों के किनारे हुए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। देखिए, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, केवल आपकी मंशा होनी चाहिए और हमारी सरकार लगातार चाहे नदियों के किनारे हो, सड़कों के किनारे हो, जंगलों में हो, अतिक्रमण कहीं पर भी हो, पुष्कर सिंह धामी जी ने हटाना है, किस प्रदेश से अतिक्रमण हटाना है। और आप लगातार देख रहे हैं विकास नगर में नदी किनारे हमने 600 घरों पर बुलडोजर चलाया जो अवैध रूप से बने हुए थे और इसी प्रकार किसी भी नदी के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाले समय में आप देखिएगा उत्तराखंड को अतिक्रमण मुक्त करेंगे, प्रत्येक नदी को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। उधर उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता राम मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सर्किल रेट कम किए जाने पर आभार व्यक्त किया है। काशीपुर में उन्होंने बताया कि शासन द्वारा सर्किल रेट कम किए जाने के निर्देश के बाद जिलाधिकारी द्वारा संशोधित सर्किल रेट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कई वार्डों के सर्किल रेट काफी कम कर दिए गए हैं। इसके लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभारी हैं, जिन्होंने काशीपुर की जनता का ध्यान रखते हुए सर्किल रेट को कम करने के लिए निर्देशित कर रेट कम कराए हैं। उन्होंने आशा जताई कि मुख्यमंत्री इसी तरह काशीपुर के हित में निर्णय लेते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 वार्ड में सर्किल रेट कम हुए हैं। जिन वार्ड में जमीनों के सर्किल रेट कम हुए हैं उन वार्ड में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। जमीनों के सर्किल रेट कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के बारे में बात करते हुए बताया कि फ्लाईओवर के बीच का भाग लगभग तैयार हो चुका है और फ्लाईओवर के कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक 15 जुलाई तक वो इसे जनता को समर्पित कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक फ्लाईओवर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। निश्चित रूप से अगले महीने जुलाई में जनता के आवागमन के लिए मुहैया हो जाएगा। उन्होंने माना कि इस फ्लाईओवर के तैयार होने में ज्यादा समय लग गया है। आगामी निकाय चुनाव में काशीपुर नगर निगम चुनाव में अपनी दावेदारी पर बीजेपी नेता ने कहा कि उन्होंने अपनी दावेदारी संगठन के सामने रख दी है। वहीं काशीपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 3 शातिर चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 तमंचा और 2 रामपुरी चाकू बरामद किए हैं। बता दें कि जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर मंजुनाथ के आदेश के तहत काशीपुर पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं असामाजिक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत एसआई नवीन बुधानी की टीम द्वारा गश्त के दौरान 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से पुलिस को 1 तमंचा 2 रामपुरिया चाकू बरामद हुए हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर चोर हैं जो अपने नशे तथा अन्य जेब खर्चों की जरूरतों के लिए आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। एसआई नवीन बुधानी की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
देहरादून में सीजन से पहले ही डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। इस वर्ष मौसम में बेहिसाब बदलाव देखने को मिल रहा है। अप्रैल और मई के महीने में जब अक्सर गर्मी पड़ती है, वहीं इस साल इस दौरान झमाझम बारिश देखने को मिली है। जहां एक तरफ लगातार हो रही बरसात ने आम लोगों को गर्मी से निजात देने का काम किया, तो दूसरी तरफ डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि डेंगू का मच्छर जो मानसून के सीजन में देखने को मिलता था, वो अब गर्मियों में ही पनपने लगा है। दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वाई रिजवी ने बताया कि किस तरह डेंगू घातक साबित हो सकता है, साथ ही किस तरह इससे बचा जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in।